हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 12 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के बारे में, जिसको कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह के होते हैं, क्या उनका नेचर होता है और कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बहुत बेसिक जो चीजें हैं जो कि हम कुछ कुछ पहले से ऑलरेडी जानते भी हैं। उसके अलावा क्या नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, आईयूपीएसी सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। किस तरह के मैकेनिज्म्स, रिएक्शंस ये शो करते हैं, कुछ जो बेसिक सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका क्या किस तरह का इफेक्ट होता है, रेजोनेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बनाते हैं तो उनको प्योरीफाई करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये सब हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। साथ में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चैप्टर बहुत लेंथी है, तो एक ही क्लास में इसको कंप्लीट कर पाना मुश्किल होगा, अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से इस चैप्टर को हम एक ही शॉट में ना करने के बजाय दो या कोशिश करूंगी कि दो पार्ट्स के अंदर हम इसको कंप्लीट कर सकें। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। अब जो सभी कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनमें कि हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम कह रहे हैं, तो वो सभी के सभी बेसिकली आपके कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, देन मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स है, या फिर कार्बन के जो दूसरे कार्बोनेट के जो दूसरे सॉल्ट्स हैं, तो वो सब आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनको कहेंगे जिनका कहीं ना कहीं ओरिजिन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। जैसे कि प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, उन्हीं के फॉसल्स हो सकते हैं। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर है। हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरे होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, जहां पे कि हम हाइड्रोजन को एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे और एटम के साथ में या दूसरे ग्रुप्स के साथ में, तो वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनका ओरिजिन, इनके जो सोर्सेज है वो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल सोर्सेज ही होते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड्स, फैट्स, ऑयल्स, नेचुरल पॉलीमर्स, पेट्रोलियम, कोल, आप सभी को अगर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको पाए दिखते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ही डिके होने की वजह से बनते हैं। इसी वजह से पहले ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खुद से बनाना पॉसिबल नहीं है, तो एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई थी जिसके अकॉर्डिंग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे या एटमॉस्फेयर के अंदर, उनको हम नहीं प्रिपेयर कर सकते। बट 1828 में ये बात गलत साबित हुई जब फ्रेडरिक वोलर करके एक साइंटिस्ट ने इस बिलीफ को गलत ठहराया और उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट करके, जो कि NH4CnO होता है, इसको हीट करके उन्होंने NH2CONH2 जिसको कि हम यूरिया कहते हैं उसको बनाया। यूरिया जैसा कि आप जानते हो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट स्टिल उसको उन्होंने बनाया लेबोरेटरी के अंदर। तो यहाँ से ये जो एक आइडिया था वाइटल फोर्स थ्योरी का वो बिल्कुल डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद में ये कॉल्ब करके एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एसिटिक एसिड बनाया, बर्थेलॉट आए जिन्होंने कि मीथेन को सिंथेसाइज किया। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आज की डेट में लगभग 95% ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में ही सिंथेसाइज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आपकी केमिस्ट्री है, क्यों आपके इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स, इतने मतलब बड़े बड़े और कार्बन के कंपाउंड्स पॉसिबल हो पाते हैं। तो उनके कुछ फॉलोइंग रीजंस हैं, कुछ ऐसी एबिलिटीज है कार्बन के अंदर जो कि दूसरे एलिमेंट्स नहीं शो करते। फर्स्ट है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो आप जानते हो कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 4 वैलेंसी का मतलब है कि ये एटमोस्ट 4 बॉन्ड्स बना सकता है, यानी कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले भी सकता है। तो इस तरह से ये आपके बेसिकली क्या कर रहा है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के का काम करता है। दूसरी बात है एबिलिटी टू फॉर्म द सिंगल बॉन्ड इन मल्टीपल बॉन्ड। हम जानते हैं कि जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, सिंगल बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है, उसके अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना देता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि कार्बन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, जिसमें कि वो sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अंडरगो कर सकता है। इतनी सारी वेराइटी ऑफ पॉसिबिलिटीज के कारण भी ये बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाने में सक्षम है।
देन बात आती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी की। ये होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी अपने ही जैसे किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइन होके जुड़कर एक बड़ी सी रिंग या फिर एक बड़ी सी चेन को फॉर्म करना। तो ये प्रॉपर्टी भी कार्बन के अंदर बहुत स्ट्रांग होती है। इसी वजह से आप देखते हो कि जो डायमंड है, ग्रेफाइट है और कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि पेट्रोल होता है आपका, आपके बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीथेन भी आपको मिलता है, तो डेकीन भी आपको मिलता है, स्टार्च है आपका, सेल्यूलोज है, ये बहुत बड़े बड़े हैवी कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सब के अंदर आप देखोगे कि कार्बन बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चेन्स में प्रेजेंट होता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। उसके अलावा अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो कार्बन के कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। अलग अलग आइसोमेरिज्म जैसे कि स्ट्रक्चरल, उनके अंदर डिफरेंशिएशंस देखने को मिलते हैं, स्पेशल डिफरेंशिएशंस देखने को मिलते हैं, जिनको हम और जरा डिटेल में इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कोई भी अगर हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हमें शो करना है तो उसके कई सारे तरीके देखे गए हैं, जैसे कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें क्या है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल होगा, जो भी आपका कंपाउंड होगा, उसमें प्रेजेंट हर एक एक एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, जो भी कुछ है, अगर इनके अलावा कोई हीट्रो एटम भी होता है तो उसको भी हम वहां पे शो करते हैं, अलॉन्ग विद दैट ऑफ द बॉन्डिंग, यानी कि किस तरह के बॉन्ड्स बन रहे हैं कौन से एटम के बीच में। हर चीज अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहेंगे। चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो कोई हीट्रो एटम हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो साथ में कार्बन के, या फिर इवन हाइड्रोजन भी हो, हर किसी को हम रिप्रेजेंटेशन में शो करें तब उसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। उसके अलावा होता है आपका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसके अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट कार्बन और हाइड्रोजन है, या जो भी कोई दूसरा एटम है, तो उन सब को हम कंडेंस करके, मतलब पूरा फैला के नहीं लगते, बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में हम उनको शो कर देते हैं। जैसे कि अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो ब्यूटेन हो गया। तो ब्यूटेन आपको पता है क्या होता है, इसमें 4 कार्बन होते हैं, बट बजाय सभी चारों कार्बन को अलग अलग दिखाने के, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को दिखाने के, हम सिंपली क्या करते हैं कि कार्बन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें पता है क्योंकि CH2 की 2 यूनिट्स यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, तो दोनों को 2 बार लिखना भी जरूरी नहीं है, तो सिंपली हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका कहलाएगा एक कंडेंस्ड फॉर्मूला, जिसमें कि हम बॉन्ड्स को शो नहीं करते जो कि एटम्स के बीच में प्रेजेंट है। नेक्स्ट होता है आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का। जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे तो आप देखोगे कि इन सभी रिप्रेजेंटेशंस में से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को आप मैक्सिमम टाइम फेवर करोगे जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को शो करना सबसे सिंपल होता है और सबसे कन्वीनियंट है, प्लस सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हम प्रेफर करते हैं। अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि हम हाइड्रोजन को शो नहीं करते। इसकी बजाय जो कार्बन्स हैं, हाइड्रोजन को आप शो ही नहीं कर रहे, आप बाय डिफॉल्ट समझ रहे हो कि कार्बन क्योंकि टेट्रावेलेंट है, तो जहां पर कार्बन को जितनी जरूरत है उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप वहां पे रख दोगे आफ्टर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि कार्बन ऑलरेडी फॉर्म कर रहा है कार्बन के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ में, लेकिन आप हाइड्रोजन को शो नहीं करते। इसके अंदर बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और हर एक जो कॉर्नर है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन की पोजीशन को। जैसे कि अगर हम ब्यूटेन को डिस्कस करें तो ब्यूटेन के अंदर आपको पता है 4 कार्बन एटम्स हैं, तो हम हाइड्रोजन को कहीं शो नहीं करेंगे, और 4 एटम्स कार्बन के शो करने के लिए हम कार्बन लिखेंगे नहीं। हम सिंपली मान लेंगे कि हर एक लाइन का जो वर्टेक्स है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 चार ऐसे कॉर्नर्स दिख रहे हैं, तो ये 4 क्या शो करेंगे कि हमने ब्यूटेन का मॉलिक्यूल बनाया है। इसी तरह से अगर हम 3 मिथाइल पेंटेन की बात करें तो 3 मिथाइल पेंटेन में देखो, पेंटेन है तो 5 कार्बन एटम हो गए, तो 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन एटम, और थर्ड पे आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमने इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। इसी तरह से हैप्टेनॉल और 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड भी होता है, बट इसको अभी हमें डिस्कस नहीं करें क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे Al लगा है और यहाँ पे ओइक एसिड लगा है। ये बेसिकली आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो जब आगे जाके हम फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे तभी हम उनके स्ट्रक्चर्स की भी बात कर लेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें क्या है, अभी तक हम 2 डायमेंशनली शो कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन को, बट अगर मेरे को स्पेस में दिखाना है कि जो मेरे डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो कार्बन के अराउंड कौन सी पोजिशन पे प्रेजेंट है, तब हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे, जिसको कि वेज रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम कि हम सभी सब्सटीट्यूएंट्स या फिर जो हमारा मेन एटम है उसको शो करते हैं, बट उनकी पोजीशन कैसी है स्पेस के अंदर उसको भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। अब कार्बन जो होता है ना वो टेट्राहेड्रल होता है, तो अगर कार्बन के कोई भी 2 बॉन्ड्स को आप हाथ में पकड़ोगे और ये कंसिडर करोगे कि वो प्लेन पे प्रेजेंट है, तो बाद के जो बचे हुए 2 आपको बॉन्ड्स हैं, एक
आपकी तरफ आता हुआ यानी बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा, और दूसरा जो है वो पीछे की तरफ बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा। यानी कि वो आपको बेसिकली जो आपका प्लेन है उसके पीछे और आगे की तरफ दिखाई देंगे। तो जो आगे वाला बॉन्ड है क्योंकि वो ज्यादा क्लोजर है ऑब्जर्वर के थ्रू, तो इसलिए हम उसको वेज लाइन से शो करते हैं। और जो पीछे की तरफ है जो कि ऑब्जर्वर से दूर है ये मानते हुए कि वो हमें उतना प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, उसको हम डैश लाइन से शो करते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तब होती है जबकि हम स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, अलग अलग इनैंशियोमर्स और अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, जिसको हम देखेंगे इन आर हायर क्लासेस। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो आपके बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो दो वे में हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि एसाइक्लिक, ओपन चेन या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर की आपको कोई मतलब साइकिल नहीं दिखाई देगी, कोई रिंग नहीं दिखाई देगी, या तो ये ब्रांच्ड होंगे या ये लीनियर होंगे, पर कोई रिंग यहाँ पे आपको बनती हुई नहीं दिखेगी। तो ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ये ब्रांच्ड हो सकते हैं, ये सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एल्केन्स की बात करेंगे तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ, और अगर एल्कीन्स और एल्काइंस जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उनकी बात करेंगे तो वो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। उसके अलावा ये तो हो गई हमारी बात इसकी। अब अगर हम दूसरे वाले कैटेगरी की बात करें तो साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स, इसमें क्या होगा कि आपको साइकिल या फिर क्लोज या फिर रिंग टाइप का कुछ फॉर्म दिखाई देगी। अब इनमें भी हम बात करेंगे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उनको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। पर अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा आइटम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ऐसा भी कुछ प्रेजेंट है तो हम उसको एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड कहेंगे। इसमें भी फर्दर हम डिस्कस करेंगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की। अब क्या होता है कि कई बार जो रिंग है उसके अंदर सभी बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ में कॉन्जुगेटेड नहीं होते। अगर वो कॉन्जुगेटेड भी है तो वो एरोमेटिसिटी के जो कुछ रूल्स हैं हमारे, एरोमेटिसिटी के रूल्स ये होते हैं कि वो हकल्स रूल को फॉलो करे आपका कंपाउंड, जो कि होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता हुआ दिखे। दूसरा हो सकता है कि वो प्लेनर स्ट्रक्चर हो, और तीसरा हो सकता है कि वो एक फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। तो अगर ये तीनों ही जो हमारी सिचुएशन है, कंडीशन है, वो फुलफिल होती है तब हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है। बट अगर ये सिचुएशन फॉलो नहीं हो रही है तो उसको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, अगर वो एक सिंपल रिंग स्ट्रक्चर है तो। फर्दर एरोमेटिक कंपाउंड आपका बेंजीनॉइड हो सकता है, नॉन बेंजीनॉइड हो सकता है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसके अंदर कहीं पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो वो बेंजीनॉइड कहलाएगा। पर वो कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि नॉन बेंजीनॉइड है, जिसमें कि बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट है, बट स्टिल वो एरोमेटिसिटी के सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो हम उसको कहेंगे एक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आपका ट्रोपोलोन होता है। ठीक है, अब इसी को हम फ्लो चार्ट को यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत सिंपल है बट आई थिंक इट वुड बी गुड। एलिसाइक्लिक के केस में हमने देखना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और साइक्लिक या रिंग के केस में हमने होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक देखा। होमोसाइक्लिक में हमने एलिसाइक्लिक एरोमेटिक की बात की। एरोमेटिक आपके बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक आपके एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी इनकी। नेक्स्ट आता है हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने। जो मॉलिक्यूल कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बट अगर वहां पे इनके अलावा भी कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में भी हो सकता है, और इवन जरूरी नहीं है कि सभी फंक्शनल ग्रुप्स में कोई हेटेरो एटम होगा ही। जैसे कि अगर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वहां पे कोई हेटेरो एटम नहीं है, बट स्टिल दे आर बीन कंसिडर्ड एज दी फंक्शनल ग्रुप्स। लेकिन मैक्सिमम जो आपके इफेक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सबके अंदर कोई ना कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है। तो अगर आपका कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो कि आपकी चेन की, कार्बन की चेन के अंदर ऐड हो जाए, एडिशनली ऐड हो जाए, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करने लगे, या फिर एक आइडेंटिटी मिल जाए आपके कंपाउंड को, तो उन्हीं को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। एक फंक्शनल ग्रुप के ऐड हो जाने से जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक आपका कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। तो यही आपके फंक्शनल ग्रुप्स की एक एबिलिटी होती है। अब जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें आपके अल्कोहल आता है जिसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं, अमीन्स है जिसको NH2 से, हेलो कंपाउंड्स है जिसको X से, एल्डिहाइड को CHO से, कीटोन को C डबल बॉन्ड O से। इसको आप समझ लेना ये C डबल बॉन्ड है और ये C डबल बॉन्ड O, और एक कार्बन पे ही H है, मतलब ये CHO इस तरह से नहीं है, एक है कार्बन
एक यहाँ पे आर ग्रुप लगा हुआ है और सी डबल बॉन्ड ओ है, और जो फोर्थ वैलेंसी है वो हाइड्रोजन की है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसा ही होता है, COOH, जिसमें कि कार्बन का एक जो बॉन्ड है वो तो आर ग्रुप के साथ अटैच्ड है, दूसरा सी डबल बॉन्ड ओ बनाए हुए है, और जो चौथा है वो आपका COH है। तो सेकेंड और थर्ड तो डबल बॉन्ड ओ है, और फोर्थ OH के साथ में है। एक होता है आपका ईथर। ईथर के अंदर क्या होता है ना कि आर और आर के बीच में ऑक्सीजन का एक एटम प्रेजेंट होता है, इसको ऑक्सी ग्रुप कहते हैं। उसके अलावा नाइट्राइल होता है जो कि साइनो ग्रुप कहलाता है, इसमें CN होता है और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और नाइट्रो कंपाउंड है जिसमें कि NO2 है, इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड तो R के साथ अटैच्ड है, डबल बॉन्ड O है, और दूसरा जो O है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो लगातार आपके नाइट्रो ग्रुप के कभी इस ऑक्सीजन पे कभी इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती रहती है। तो ये है इनके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी जो कि मैंने आपके साथ के साथ डिस्कस कर दिए। उसके अलावा होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए हुए हैं, अगर उसमें हम बार बार CH2 ग्रुप्स का एडिशन करते रहें, तो ऐसे में आपको एक हायर डिग्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता रहेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, मीथेनॉल होता है, तो मीथेनॉल आपको पता है CH3OH होता है, आप साथ का साथ इसको नोट डाउन कर सकते हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो मीथेनॉल CH3OH होता है। अब अगर मेरे को मीथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, तो मैं क्या करूंगी कि उसके अंदर एक CH2 ग्रुप को और ऐड कर दूंगी, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, इथेनॉल मिल जाएगा, 2 कार्बन का अल्कोहल मिल जाएगा। तो हर बार CH2 ग्रुप के एडिशन के साथ में अगर हमें हाई डिग्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप का, तो उसी को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। इसी तरह से मैं मीथेनॉल से इथेनॉल बना सकती हूँ, इथेनॉल से प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल, और ये जो प्रक्रिया है चलती रहेगी। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सभी के लिए। देन जो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है जो कि काफी सिंपल भी है, स्कोरिंग भी है, पर थोड़ा सा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ यहाँ पे सर्टेन रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उनको आपको एक बार समझना होगा, और कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाने के बाद में ये इतने डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, बट अगर आप सिंपली इन रूल्स को बैठ के रटना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो, जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनका नेमिंग करते हैं, तो दो तरह के सिस्टम्स हमारे पास आते हैं। एक तो कॉमन नेमिंग सिस्टम, एक आता है IUPAC नेमिंग सिस्टम। तो कॉमन नेम सिस्टम तो ये होता है कि जो भी आपका कंपाउंड है उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो पहली बार मिला था, या कहाँ उसकी डिस्कवरी हुई, कहाँ वो बनाया गया, या फिर वो ओरिजिनेटेड, उसका ओरिजिन देखा गया। बेस्ड ऑन दैट हम उसका कुछ नाम रख देते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका कि कॉमन नेम इतना ज्यादा फेमस है, इतना पॉपुलर है, कि उसको भी IUPAC के अंदर वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लिया गया है लोगों के द्वारा। तो इसी को ये कॉमन नेम सिस्टम हो जाता है, बट इसके कोई रूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सिट्रिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। सिट्रिक एसिड आपको पता होगा कि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि नींबू है, इस तरह के आपका ऑरेंज होता है, मौसमी होते हैं, इन सिट्रस फ्रूट्स के अंदर ये मिलता है, आंवला होता है उसके अंदर मिलता है। फॉर्मिक एसिड की अगर हम बात करें तो जो आंट है, आंट की जो बाइट होती है ना, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से काटने पर हमें चुभन सी फील होती है, तो ये आपकी फॉर्मिक एसिड होती है। लेकिन जो सारा सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम है वो आपका IUPAC सिस्टम है, जिसके अंदर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम नेमिंग करते हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर ज्यादा होगा। देखो, जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो दो चीजें हमारे जहन में आती हैं, एक तो वर्ड रूट और एक आता है सफिक्स या फिर प्रीफिक्स। वर्ड रूट का मतलब होता है कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन है, इसको हम वर्ड रूट कहते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स जो है वो आप इस बेसिस पे देते हो प्राइमरी, जैसे प्राइमरी सफिक्स की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी सफिक्स तो वो होगा, वो ये बताएगा कि सैचुरेशन या अनसैचुरेशन है कि नहीं है हमारे कंपाउंड के अंदर, यानी कि क्या वहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। सेकेंडरी सफिक्स ये बताता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा प्रेजेंट है। उसके अलावा आपके होते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जो है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर लेट से फंक्शनल ग्रुप्स हैं एक से ज्यादा, तो एक को तो हम वहां पे कहते हैं आपका मेन फंक्शनल ग्रुप या फिर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप।
जो दूसरा होता है उसको सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, और इस सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लगता है नेमिंग के दौरान। इसी तरह से जो आपके दूसरे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो भी प्रीफिक्स के फॉर्म में ही आगे आते हैं। तो ये तीन चीजें आप हमेशा ध्यान रखोगे, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। जब भी आप इन तीन चीजों को फॉलो करते हुए चलोगे कुछ रूल्स के साथ में, तो आप एक प्रॉपर नेमिंग कर पाओगे। सबसे पहले अगर हम वर्ड रूट की बात करें, यानी कि कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं हमारी चेन के अंदर, तो उनको भी कुछ नाम दिए गए हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको एज इट इज इनको बैठ के याद करना पड़ेगा। जैसे एक कार्बन होने पर मेथ वर्ड यूज करते हैं, दो होने पर एथ, तीन पे प्रोप, चार होने पर ब्यूट, फाइव पे पेंट, सिक्स पे हेक्स, सेवन पे हेप्ट, एट पे ऑक्ट, नाइन के लिए टेन नॉन, टेन के लिए डेक, इलेवन के लिए अनडेक और ट्वेल्व के लिए डोडेक। तो ये तो आपको एज इट इज याद करने हैं। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट बात आती है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन। कई बार क्या होता है ना कि आपका जो एल्केन है वो आपको सीधा सीधा एक रिंग के सीधा सीधा आपको एक चेन की फॉर्म में मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके ऊपर ब्रांचिंग भी पॉसिबल है। जैसे कि जब हम आइसोमर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं ना कि वहां पे ब्रांचिंग भी होती है, तभी तो आपकी डिफरेंट आइसोमरिक फॉर्म्स मिलती है, चेन आइसोमर्स टाइप की। तो ये जो ब्रांचिंग है इनकी किस तरह से हम नॉमेनक्लेचर में इनको यूज करेंगे, कैसे इनको बताएंगे, कैसे इनको नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहली बात आप याद ध्यान रखोगे कि जो ब्रांचिंग है वो चेन के ऊपर तभी पॉसिबल हो पाती है जबकि हम एक कार्बन से जहां पे ब्रांचिंग हो रही है एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे उस एल्काइल ग्रुप को जोड़ देते हैं। हो चुका है एल्केन में से, तो हम उसको कहेंगे एल्काइल। आप देख भी सकते हो एल्केन माइनस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज एल्काइल। ठीक है, तो जो भी हमारा वर्ड रूट है उसमें हम आइल वर्ड यूज कर देंगे, जैसे कि मिथाइल यूज कर सकते हैं, इथाइल कर सकते हैं। आप ये देख रहे हो ये क्या हो गया कि यहाँ पे मेनली प्रोपेन को क्या होना चाहिए था, CH3 CH2 CH3, पर एक हाइड्रोजन कम है, क्यों? क्योंकि उसके जगह पे तो हमारी मेन चेन लगी है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया एन प्रोपाइल। इसी तरह से आपका आइसोप्रोपाइल होता है। आइसो ग्रुप वो होता है जिसके अंदर कि आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब कि उल्टे एल का स्ट्रक्चर दिखे टर्मिनल पोजीशन पे, ब्रांचिंग की साइड से नहीं, टर्मिनल सिचुएशन से, तो उसको हम कह देते हैं आपका आइसोप्रोपाइल। उसके अलावा ये एन ब्यूटाइल हो गया। सेक ब्यूटाइल का मतलब है कि जो सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंडरी कार्बन आपका प्रेजेंट होगा, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिखा रखा है तो इसको आप हटा सकते हो। देन है आइसोब्यूटाइल, ये आई होप आप समझ ही गए हो, सेम जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। टर्ट ब्यूटाइल यानी कि यहाँ पे एक कार्बन ऐसा होगा जो कि टर्शरी होगा, वो वही कार्बन है जो कि ब्रांचिंग के साथ में, मेन चेन के साथ में जुड़ा है। नियोपेंटाइल में क्या होगा कि जो कार्बन मेन चेन के साथ जुड़ा है उससे जुड़ा हुआ कार्बन आपका अगर टर्शरी हो तो ये आपकी स्टेट नियोपेंटाइल कहलाती है। आई होप ये पार्ट आपको इतना क्लियर है, एक दो बार आप इसको और देखोगे तो इजीली समझ जाओगे। देन बात आती है रूल्स फॉर नेमिंग द ब्रांच चेन एल्केन्स। अगर आपको ब्रांच जो है जो कि एल्केन के ऊपर जुड़ी हुई है उसको नेम करना है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहली बात, जो भी कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन होगी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, आप उसी को पेरेंट चेन कंसिडर करोगे। अगर एक से ज्यादा चेन है जो कि एक जैसी ही हैं, एक ही नंबर की हैं, तो ऐसे में आप उस चेन को पेरेंट चेन कंसिडर करोगे जिसमें कि जो सब्सिक्वेंट ब्रांचेस हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसको एग्जांपल ले लो कि मान लो कि आपके पास में एक चेन है जो कि 10 कार्बन्स की है, उसके ऊपर भी एक चेन है जिसको भी अगर ऐड कर दिया जाए आधे पार्ट के साथ में तो उसमें भी लेट से कि टोटल 10 बन जाते हैं कार्बन, तो हम उसको यूज करेंगे जिसमें कि ब्रांचिंग ज्यादा हो रही होगी, उसी चेन को पेरेंट चेन माना जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम आगे लेंगे। उसके अलावा नंबर द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। हमेशा आप ध्यान रखोगे कि जब पेरेंट चेन के ऊपर ब्रांचिंग हो रखी है तो ब्रांचिंग जिस कार्बन से स्टार्ट हुई है उसी को हमें लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है, और जो ब्रांचेस लगी हुई हैं उनको भी लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए ओवर द पेरेंट चेन। ये दोनों ही पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, जो कि सेकेंड है और दूसरा थर्ड पॉइंट है। राइट, ये दोनों मैंने आपके साथ में अभी डिस्कस किए। जो ब्रांचेस होती हैं उनको हमेशा एक प्रीफिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि वो एक सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा प्रीफिक्सेस होते हैं। इसके अलावा जो आपके एल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट अगर लगे हुए इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, तो जब हम उनकी नेमिंग करते हैं तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। अगर वो आइसो या नियो कोई ब्रांच है तो वो हमेशा फंडामेंटल नेम का ही पार्ट मानी जाती है, और अगर वो सेकेंडरी और थर्ड है तो उसको हम फंडामेंटल नेम का पार्ट नहीं मानते। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ब्रांच आइसोप्रोपाइल है तो हम इसके लिए आई को ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेट को कंसीडर करेंगे।
अगर सेक प्रोपाइल है तो ऐसे में हम सेक को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये तो सिंपली सेकेंडरी को शो करता है। तो हम पी को एक अल्फाबेटिकल या अल्फाबेट के तौर पे काम में लेंगे, अल्फाबेट को यूज करेंगे और बेस्ड ऑन दैट हम जो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसकी नेमिंग करेंगे। तो आइसो और नियो तो फंडामेंटल नेम का ही पार्ट माना जाता है। देन आता है फिफ्थ रूल आपका कि अगर दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल आपके सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं एक ही जैसे, तो उनके लिए हम प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इस तरह के यूज करते हैं। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर दो नंबर्स हैं तो उनको कॉमा से सेपरेट करना है और नंबर और वर्ड है तो उसको हाइफन से सेपरेट करना है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में एक चेन है जिसके अंदर 7 कार्बन आइटम है। तो सबसे पहले तो रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये डिसाइड करना है कि नेमिंग किधर से करें, लेफ्ट से या राइट से। तो हम नेमिंग जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही करेंगे इस केस में, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारी ब्रांच को यहाँ पे थर्ड पोजीशन मिल रहा है, जबकि राइट साइड से करेंगे तो फोर्थ पोजीशन मिलेगा। तो ब्रांचिंग की नेमिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी। अब जब बात आएगी कि इसमें कौन कौन से आपके जो ब्रांचेस हैं उनको किस तरह से नेम किया जाए, तो आप ये देख रहे हो कि इथाइल है और ये दोनों मिथाइल है। तो इथाइल क्योंकि पहले आता है, ई पहले आता है, इसलिए इथाइल को पहले लिखेंगे। इथाइल है थर्ड पोजीशन पे और जो मिथाइल है वो दो हैं और दोनों ही फोर्थ पोजीशन पे। तो इनको हम कहेंगे 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन हेप्ट वर्ड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये 7 मेंबर्ड एक चेन है और एन हमने इसलिए यूज किया क्योंकि एक एल्केन है। तो इसी तरह से हमें करना ही होगी नेमिंग। बहुत छोटी छोटी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ऑल्दो ये रूल्स इतने डिफिकल्ट नहीं है जितने कि पहली बार आपको देख सकते हैं। सिक्स्थ रूल की अगर हम बात करें तो अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इक्विवेलेंट पोजीशन पे ही प्रेजेंट हैं तो हम लोअर नंबर उसको देंगे जो कि अल्फाबेटिक लिस्टिंग में पहले आता है। जैसे कि ये मेरी एक रिंग है, एक सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे है, राइट साइड से देखेंगे तो मिथाइल ग्रुप जो है वो आपका थर्ड पोजीशन पे होगा। तो ऐसे में हम नंबरिंग लेफ्ट से करें कि राइट से करें, तो क्योंकि इथाइल जो है वो नंबरिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल से पहले आता है, इस वजह से हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये भी एक रूल है, हालांकि इसमें इतनी कोई दम वाली बात नहीं है, बट यस रूल इज अ रूल। सेवेंथ अगर पॉइंट की बात करें तो जो ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप होता है, द कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैचेस टू द रूट एल्केन इज ऑलवेज नंबर्ड 1। ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर यहाँ पे मेरी कोई एक पेरेंट चेन है जिसके ऊपर ब्रांच लगी हुई है, तो जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है जिस कार्बन से, उसको हम 1 नंबर करते हैं, ना कि हम इस कार्बन को 1 करेंगे। हमेशा जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही है उसी को 1 कंसिडर किया जाएगा। अब बात आती है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि अगर हमारे कंपाउंड पे कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा है तो हमें आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहली बात आप हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर आपकी चेन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो जो भी आपकी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन आप उसी को कंसिडर करोगे जिसपे कि फंक्शनल ग्रुप लगा है। सेकेंड पॉइंट ये है कि फंक्शनल ग्रुप जहां पे अटैच है उसको आप हमेशा ध्यान रखोगे कि सबसे छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, जिसमें कि अगर CHO यानी कि एल्डिहाइड, नाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, असाइल हैलाइड या फिर एस्टर, इस तरह के ग्रुप्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी कार्बन इन्वॉल्व है, तो और दूसरा जो कोई फ्री वैलेंसी कार्बन के पास है नहीं, तो इस वजह से ये आपके हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होंगे। और टर्मिनल पोजीशन है इसका मतलब या तो इनको नंबर 1 दिया जा सकता है या जो भी हाईएस्ट नंबर है वो दिया जा सकता है। बट क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट मिलनी चाहिए, इसलिए इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स में हमेशा जो चेन है वो इन्हीं के साथ स्टार्ट होगी और इनको 1 नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम कार्बोनिल जैसे कि कीटोन की बात करें तो कीटोन आपका हमेशा कहीं ना कहीं एल्काइल एल्केन चेन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से जो CO है उसके लिए आप ये ध्यान रखोगे वो 1 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए आप ये ध्यान रखोगे कि इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो मिल सके। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होता है ना कि जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कभी कभी तो उनके लिए सफिक्स यूज किया जाता है, कभी उनके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो किसी एक को आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानोगे और उसके रेस्पेक्ट में बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप सब ऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो जो सब ऑर्डिनेट होता है उनके लिए प्रीफिक्स काम में लिया जाता है नेमिंग के दौरान, और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए हमेशा सफिक्स यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दोनों की ही बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर अल्कोहल है तो उसके लिए ओल यूज करोगे, NH2 जिसको कि अमीन कहते हैं उसके लिए अमीन ही यूज करते हो, एक्स को जो कि एक हेलो कंपाउंड है उसके लिए हेलो को यूज करोगे, CHO जो कि एल्डिहाइड है उसके लिए एल को। अभी हम फिलहाल सफिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि CO है जो कीटोन है तो ओन यूज करोगे, COOH है तो ओइक एसिड, O यानी कि ईथर है तो एल्कोक्सी।
उसके अलावा CN है तो नाइट्राइल, NO2 के लिए नाइट्रो, C डबल बॉन्ड C के लिए इन, C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए आइन, COR एस्टर के लिए OH, CONH2 के लिए अमाइड, COX यानी कि ये आपका एसिड हेलाइड होता है उसके लिए ऑयल हेलाइड, और SO3H सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड। तो ये तो बात हो गई सभी सफिक्सेस की, ये मानते हुए कि हमारी चेन के अंदर यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। बट अगर वो प्रीफिक्स के तौर पे काम में लिया जाता है तो उनके लिए क्या नेमिंग होती है वो हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं, जैसे कि अगर मीथेनॉल है, जो कि आप ध्यान रखोगे जब आप नेमिंग करते हो तब, कि जैसे कि मीथेनॉल है तो हमें पता है कि जो मीथेन है उसकी स्पेलिंग में तो लास्ट में ई आता है और यहाँ पे ओल भी है, तो आप ये ध्यान रखोगे कि दो वॉवल्स कभी भी एक साथ अपीयर नहीं होते। तो ऐसे में जब हमें मीथेनॉल लिखना होगा तो ई और ओ दोनों के दोनों वॉवल्स पास पास में आएंगे, तो हम ई को ओमिट कर देंगे और सिंपली इसको मीथेनॉल यानी कि बिना ई के मीथेनॉल बना देंगे। बट अगर आप यहाँ पे बात करो प्रोपेन नाइट्राइल की, तो नाइट्राइल तो एन तो कोई वॉवल है नहीं, तो यहाँ पे ई और को हटाने की जरूरत नहीं है, ई और एन दोनों के दोनों यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम एल्कीन एल्काइंस की बात करें तो हम एन की जगह पे इन और आइन को यूज करते हैं। अगेन आप ध्यान रखोगे कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो आप कोशिश करोगे कि उनको कम से कम छोटे से छोटी पोजिशन या लोवेस्ट पॉसिबल नंबर जो है वो मिल सके पेरेंट चेन के अंदर। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है जिनको कि हम डिस्कस कर सकते हैं, हालांकि कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। लेट्स से कि मैं आपके साथ में ये एग्जाम्पल डिस्कस कर लेती हूँ, आप हालांकि कोई भी इनमें से रैंडम जो है एग्जाम्पल उसको उठा के देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक लंबी सी लिस्ट है, ओके काफी लंबी है ये तो ये एक लंबी सी लिस्ट है। यहाँ पे हम जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा बड़ा सा कंपाउंड दिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि इसके अंदर टोटल 8 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन एटम है। तो इतना तो कंफर्म है कि ये ऑक्ट है। क्या हम इसको एन कहेंगे, ओन कहेंगे? नहीं, हम इसको एन तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये सिंपली आपका एल्केन नहीं है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप मुझे बीच में दिख रहा है CO। CO क्या होता है? कीटोन होता है। पर क्योंकि अकेला फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स इसका ही लगेगा यानी कि ओन लग जाएगा। ये CO कौन सी पोजीशन पे है? 1 2 3 4। हम 5 भी बोल सकते थे अगर राइट हैंड साइड से काउंट करते तो, बट क्योंकि 5 से छोटा 4 है तो इसलिए हम इसको कहेंगे 4 ऑक्टेनोन या फिर ऑक्टेन 4 ओन। अगेन अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑक्टेन का ई हमने ओमिट कर दिया है, नहीं तो ई और ओ दो वॉवल्स एक साथ नहीं हो सकते, जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था। इसी तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैं ये सभी एग्जाम्पल्स देख चुकी हूँ और इनमें कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो बट इनिशियली इन प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो, तो एक बार आप इनको जरूर देख लेना। ओके, देन बात आती है, ये अगेन कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स है जिनको कि आप देख सकते हो। अब अगर थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो एक फंक्शनल ग्रुप को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं जिसके लिए कि सफिक्स लगता है कंपाउंड के नेमिंग के अंदर, और उसके अलावा जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको हम सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप्स कंसिडर कर लेते हैं जिनका नेमिंग के अंदर प्रीफिक्स काम में लिया जाता है। राइट, तो अब किसको हम प्रिंसिपल मानेंगे और किसको सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, तो इसका कोई क्राइटेरिया ऐसा तो है नहीं। तो बेसिकली एक ऑर्डर जो है वो बना लिया गया है फ्रॉम देयर एसिडिटी टुवर्ड्स मोर न्यूट्रलिटी। तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली अलग अलग कलर्स में इसको शो किया है क्योंकि अगर आप इनको स्लॉट्स में पढ़ोगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे, अगर आप बैठ के इनको रटना स्टार्ट करोगे तो आप हमेशा बार बार भूलते जाओगे। तो देखो, अगर हम ग्रीन कलर में इसको देखें तो COH और SO3H ये बेसिकली क्या है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है और सल्फोनिक एसिड है, ये दोनों ही थोड़े एसिडिक नेचर के हैं, तो ये पहले आएंगे, मतलब ये ऑर्डर में प्रायोरिटी में हायर पोजीशन को अटेन करेंगे। उसके बाद में आपका एस्टर आ गया, कार्बोनिल क्लोराइड आ गया और कार्बोनिल ये अमाइड आ गया, तो ये आपके नेक्स्ट स्लॉट के अंदर आ गए। उसके बाद में नाइट्राइल, एल्डिहाइड और कीटोन आ गया जो कि नेक्स्ट स्लॉट में। उसके नेक्स्ट स्लॉट में आपको दिख रहा है अल्कोहल और अमीन, और फाइनली आपको दिखता है अनसैचुरेशन यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे कई बार हम गलती कर बैठते हैं, हमें लगता है कि ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए, बट आप ध्यान रखना कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है देन दैट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर कभी भी किसी चेन के अंदर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो आप उस जगह से नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे जहां पे कि डबल बॉन्ड ज्यादा पास पड़ता हो। इस ऑर्डर को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर की बात करते हो तो।
इसके अलावा एक और पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि एल्काइल फिनाइल हेलोजेंस जैसे कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो और एल्कोक्सी ग्रुप्स हैं, ये कभी भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे नहीं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते हैं। इनको हम हमेशा प्रीफिक्स की फॉर्म में ही रखते हैं और ये सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप्स ही कहलाते हैं। अगर ये अकेले भी होंगे तो भी हमेशा प्रीफिक्स की फॉर्म में ही आगे लगेंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि अगर फंक्शनल ग्रुप ही मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स क्या काम में लिया जाएगा। बट अगर फंक्शनल ग्रुप आपका प्रीफिक्स की तरह सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप बनता है तो उसके लिए प्रीफिक्सेस क्या लगेंगे, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर अल्कोहल है और वो सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप बनता है, यानी कि उसको प्रीफिक्स हमें प्रीफिक्स के तौर पे ऐड करना है, उससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी चेन के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे में ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल कहेंगे। ठीक है, NH2 है तो उसको अमीनो कहेंगे। इसी तरह से X है तो हेलो कहेंगे। CHO जो कि एल्डिहाइड होता है उसके लिए हम फॉर्माइल यूज करेंगे। अगर कीटोन है तो ऑक्सो यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सी यूज करेंगे। ईथर है तो एल्कोक्सी। साइनाइड या नाइट्राइल है तो साइनो। NO2 है तो नाइट्रो। COR यानी कि एस्टर है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। CONH2 यानी अमाइड है तो कार्बामोइल। और हेलो कार्बोनिल यूज करेंगे हम COX यानी कि असाइल हेलाइड के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी ध्यान रखना। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, सफिक्स ही सफिक्स को याद करने में रह जाते हैं, कभी ये ध्यान ही नहीं देते कि प्रीफिक्स पे भी हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। अब जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक चेन है जिसके अंदर हमें बड़े सारे फंक्शनल ग्रुप्स दिख रहे हैं। एक क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है और ये हाइड्रोक्सी भी है, मतलब OH ग्रुप भी है। अब आप खुद सोचो, क्लोरो ब्रोमो से तो ज्यादा ही प्रायोरिटी थी OH की, इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH बन जाएगा, यानी कि लास्ट में तो ओल लगेगा। और जो क्लोरो और ब्रोमो है वो वैसे भी प्रीफिक्स के तौर पे ही काम में लिए जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं ब्रोमो और क्लोरो में से पहले किसको लिखोगे, तो ऑब्वियसली आप ब्रोमो को लिखोगे क्योंकि बी जो है वो सी से पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बट ब्रोमो की पोजीशन क्या देख रहे हो आप, तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे राइट से, तो अगेन आपको कहाँ से शुरू करना है, राइट साइड से, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो इधर से ज्यादा पास पड़ता है। तो 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे तो आपका ब्रोमो आ गया और 5th पोजीशन पे क्लोरो आ गया। और जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन को आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसको 3 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटेनॉल कह सकते हैं, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 1 पेंटेनॉल कह सकते हैं, या फिर 3 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटेन 1 ऑल कह सकते हैं। ये तीनों ही नाम आप इसको दे सकते हो। अब क्या होता है कि अगर एक से ज्यादा एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप वहां पे प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा टाइप के यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, राइट। उसके अलावा अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, एक और एक बात, जो डबल बॉन्ड होता है ना उसके लिए हम ENE लिखने की बजाय पे EN लिखने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि ये है मेरी एक चेन जिसके अंदर डबल और ट्रिपल दोनों ही बॉन्ड दिख रहे हैं। तो आपकी प्रायोरिटी देखो, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तो काउंटिंग आपके लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो हायर प्रायोरिटी का है। तो यहाँ पे हो गया पेंट 1 इन। अब यहाँ पे जो मैंने इन लिखा है ना, इसमें ENE नहीं लिखा। तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि अगर कभी भी इन लिखना है तो हम ENE की जगह पे सिंपली EN ही लिखते हैं, वो भी इन की ही प्रेजेंस को, यानी कि डबल बॉन्ड की ही प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट पोजिशन पे है और ट्रिपल बॉन्ड आपका फोर्थ पोजिशन पे है। तो ये इसका नाम हो गया पेंट 1 इन 4 आइन। पेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देन बात आती है कि अगर हमारे बेंजीन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना हो, यानी कि अब हम एरोमेटिक सिस्टम के नॉमेनक्लेचर की बात करें, उसमें भी बेंजीनॉइड टाइप के कंपाउंड्स की, तो इसमें क्या होता है कि कई बार तो जो बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं ना, उनके कॉमन नेम्स इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि उनको ही हम IUPAC में भी कंसिडर कर लेते हैं। अदरवाइज इनके IUPAC नेमिंग्स जो है वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा होता है तो सिंपली हम उसको नाइट्रोबेंजीन कह देते हैं। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन तो ये आपका हो गया। देन ब्रोमोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड और फिनोल, टॉलुएन IUPAC में भी एज
ओके, सो नाउ इट्स फाइन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हो गया अगर सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। कई बार क्या होता है कि आपके बेंजीन पे दो या सब्स्टिट्यूटेड होती है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में आप ये कोशिश करोगे कि आपके दो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर्स जो है वो मिल सके। जैसे कि यहाँ पे दो ब्रोमीन के ग्रुप्स प्रेजेंट है, वो 1-2 पोजिशन पे है, 1-3 पोजिशन पे है, 1-4 पोजिशन पे है। अब आप खुद सोचो कि इसको हम 1-2 की बजाय 1-6 भी कह सकते थे, पर ऐसे में जो हमारा ब्रोमो ग्रुप है उसको अगर सेकेंड नंबर की पॉसिबिलिटी मिलती है तो हम सिक्स्थ पोजीशन पे जाना फेवर नहीं करेंगे। यहाँ पे 1-3 की बजाय 1-5 भी हो सकता था, बट 1-3 इज मोर फेवरेबल क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे तो 1-4 ही होगा। 1-2 जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस होती हैं उसको ऑर्थो, 1-3 को मेटा और 1-4 पोजीशंस को पैरा पोजीशन कहा जाता है। तो ये भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखोगे, बहुत कॉमन टर्म्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब अगर 3 या 3 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स होते हैं, तो अगेन आप ये ध्यान रखोगे कि जो आपका लोकेंट रूल है, लोवेस्ट लोकेंट रूल वो फॉलो हो, यानी कि बेस कंपाउंड के साथ में जो नंबरिंग है वो इस तरह से दी जाए कि सभी सब्स्टिट्यूएंट को जो बेस्ट पॉसिबल लोवेस्ट नंबर है, वो मिल सके। उसके अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं उनको नेमिंग करते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक ले लेती हूँ, लेट्स से कि हम इस कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रोबेंजीन तो हमारा बेस कंपाउंड हो गया, इसलिए हमने इसको नाइट्रोबेंजीन बोल दिया। ओके, उसके अलावा क्लोरो और मिथाइल ग्रुप है, तो क्लोरो और मिथाइल हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। बट अब नेमिंग हम किस तरह से करें? तो आप खुद सोचो कि कौन से पॉसिबल ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे कि आपको लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल मिल सके। तो अगर मिथाइल ग्रुप को मैं 1 मान लेती हूँ तो क्लोरो 2 हो जाएगा और 4 नाइट्रो हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट पॉसिबल स्टेट है जहाँ पे कि आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो होता हो, यानी कि इन तीनों ही नंबर्स को अगर आप सम अप करोगे तो आपको लोवेस्ट सम मिलेगा। इसको हम कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो वो लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी अगर तरीका अपनाते हो तो आपको कभी भी लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं मिलेगा। तो आप इसको ट्राई करके भी देख सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को बताना, मैं लोवेस्ट लोकेंट रूल के लिए एक शॉर्ट वीडियो आपको तैयार करके दे दूंगी। बट दिस इज इम्पॉर्टेंट जबकि आप इस तरह के कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको इतनी बातें बता दी है। Benzene ring is attached to an alkene with a functional group and it is considered as a substituent। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बेंजीन रिंग आपका किसी एल्केन के ऊपर लगा होता है तो हम एल्केन को मेन चेन मानते हैं और बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं और हमेशा फिनाइल करके उसको पुकारते हैं, ना कि बेंजीन रिंग को मेन चेन मानकर एल्केन को सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा क्या है, ये एक एल्कोहल है, ठीक है। ये आपको एक एल्कोहलिक पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें कि आपकी एक तरीके से 4 मेंबर्ड की एल्केन चेन है जिसपे अल्कोहल प्रेजेंट है, राइट। ऐसे में अगर बेंजीन ग्रुप यहाँ लगा होता है तो हम बेंजीन को मेन चेन या मेन ग्रुप ना मानते हुए इसको हम एक सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं और फिनाइल करके रिप्रेजेंट करते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा और मेन चेन हमारी ब्यूटेनॉल होगी। एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पर भी फॉलो होती है। देन अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या फिर स्पेस के अंदर अलग अलग तरह का अरेंजमेंट हो, तो उनको हम आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है। आइसोमर्स होने से फायदा या कहो कि फर्क ये पड़ता है कि जो दो अलग अलग आइसोमर्स हैं, हालांकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग हो जाती है। कैसे होती है वो भी अभी हम साथ साथ में देखेंगे। आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल होता है और एक आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप देखते हो कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है यानी कि एटम्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एक पेंटेन है तो ये आपकी एक एन पेंटेन है यानी कि एक नॉर्मल चेन है, बट अगर लेट्स से कि एक कार्बन जो है वो किसी भी दूसरी पोजीशन सेकंड या थर्ड कार्बन पे आ जाता है तो ऐसे में एक आइसोपेंटेन बन जाता है। तो आप देख रहे हो कि इसकी जो ब्रांचिंग है वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से अगर एक और एक कार्बन आ जाए तो ये नियोपेंटेन बन जाएगा यानी कि और ज्यादा ब्रांचिंग हो गई। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें पानी के अंदर तो वो डिक्रीज होती जाती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से वेरी करने लगी है। और वैसे भी एक पेंटेन था, इसकी मेन चेन ब्यूटेन है और इसकी मेन चेन प्रोपेन है, तो वैसे भी एक दूसरे से काफी डिफरेंट है।
देन बात करें हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की, जिसमें कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेन के ऊपर अलग अलग पोजीशंस पे होती है। जैसे कि ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन में यहाँ पे अल्कोहलिक फर्स्ट पोजीशन पे है, बट अगर ये फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे चला जाए तो भी ये कहलाएगा तो ब्यूटेनॉल ही। बट अल्कोहल की पोजीशन अलग अलग हो जाने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, क्योंकि फर्स्ट केस में प्राइमरी अल्कोहल है जबकि ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, उनको टेस्ट करने के मेथड्स बदल जाएंगे, काफी कुछ बदल जाएगा। देन बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना कि आपका फंक्शनल ग्रुप एंटायरली खुद ही चेंज हो जाता है, बट फॉर्मूला स्टिल सेम रहता है। जैसे कि ये इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3CH2OH, बट अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एल्काइल ग्रुप के बीच में आ जाए तो ये CH3OCH3 कहलाएगा। बट आप जानते हो कि ये एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है जबकि एक ईथर फंक्शनल ग्रुप है जिसको कि मिथॉक्सी मीथेन कहेंगे। क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप ही एंटायरली चेंज हो गए तो इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो। उसके अलावा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है कि हम एक ही फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, बट उस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड जो एल्काइल चेन है उसके लेंथ वेरी करने लगती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम देख सकते हैं वो है ईथर्स के अंदर। तो ईथर में अगर हम C5H12O की अगर बात करते हैं तो आपको मिथॉक्सी ब्यूटेन मिल सकता है, यानी ऑक्सीजन की एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ ब्यूटाइल ग्रुप है। बट अगर वहीं पे ये ऑक्सीजन आपका दूसरे कार्बन के बाद में शिफ्ट हो जाए तो आपका इथॉक्सी प्रोपेन मिलता है, यानी कि 2 कार्बन और दूसरी तरफ 3 कार्बन। तो आप देख रहे हो कि जो चेन है वही चेंज हो गई ऑक्सीजन के अराउंड, तो इसको हम कहेंगे मेटामेरिज्म। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ आइसोमर आता है जिसको कि हम पढ़ते हैं वो है स्टीरियो आइसोमर। तो अभी तो हालांकि इस क्लास में हमें ज्यादा इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर लेवल पे, बट जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे या फिर अगर आपकी थोड़ी सी डिमांड रहेगी तो मैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के ऊपर एक बहुत अच्छा एडवांस टॉपिक आपके लिए तैयार करके दे दूंगी, जहाँ पे कि हम क्या देखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट स्पेस के अंदर, जो मैंने आपसे थोड़ा टाइम पहले वेज और डैश रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, तो हम उसी स्पेस की बात कर रहे हैं। तो स्पेस के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो जाता है। इसके दो आप और टाइप्स देख सकते हो, जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने सुना होगा सिस और ट्रांस टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, जिसके अंदर जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं अगर वो डबल बॉन्ड के अराउंड एक ही फेस पे हो तो हम उसको सिस, और अगर वो ऑपोजिट फेसेस पे हो डबल बॉन्ड के अराउंड तो उसको ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। उसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम ये देखते हैं कि स्पेस में ही जो वेज डैश पे जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कहीं किसी तरह से इंटरचेंज हो जाए, जिससे कि आपको कार्बन जो कि कायरल सेंटर लिए हुए हैं उससे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस मिले, जो कि कुछ ऑप्टिकल रोटेशन भी शो करती हों, तो उनको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। मे बी फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे इनको और जरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट है जो कि नीट और आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इसी स्टेज पे। तो आपकी डिमांड पे जैसा आप कहेंगे उसके हिसाब से मैं इसके लिए भी एक अलग से टॉपिक पूरा का पूरा तैयार करके आपको दे दूंगी। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जैसा कि हमने देखा, आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट एक दूसरे से प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं कुछ कुछ वजहों से। जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में उनका एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्पेस के अंदर उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने 4 तरह के देखे, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स हमने 2 तरह के देखे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ये आज की क्लास में हमने ये सारे पॉइंट्स जो है इनको डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये क्लास थोड़ी पसंद आई होगी, बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चैप्टर काफी लेंथी है और इसमें बहुत ही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है उनको बताया गया है। तो बेस यानी फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से क्लियर सिस्टमैटिक वे में समझना चाहते हैं। इसीलिए इस क्लास को मैं ज्यादा हैसल वाली नहीं बनाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ही समझदारी से ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाए। इसी वजह से इस चैप्टर को एक ही क्लास में कंप्लीट करने की बजाय मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये लेंदी भी है और थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट भी है आपके लिए, तो इसको धीरे धीरे पढ़ाया जाना चाहिए। सो आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आपको या तो कंप्लीट करा दूं या फिर ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा सेशन थर्ड क्लास में भी हो सकता है, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि सेकेंड पार्ट में आपको पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करा दूं। और इसलिए मैं आज इस क्लास को यहीं पे फिनिश करना चाहती हूँ।
तब तक आप इस जहाँ जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उनको आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ से जो क्लास हमने देखी है वो काफ़ी स्कोरिंग है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसी में से आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर से रिलेटेड मिल सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देखेंगे, फिर प्यूरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। तो अभी भी आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, बट उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आई होप कि आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ ही आपको फायदेमंद लग रही होगी। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और बहुत जल्द मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।